सायरा मैम। साईराम बेटा, साईराम का मतलब okay, how many have joined? Sairam ma'am. साईराम बेटा, साईराम। सायराम मैम। साईराम बेटा। सायराम मैम। 1326 1326 26. Okay, it's 128. Folder. Okay, how many have joined? 15. Chalo, I'll wait for another 1 minute and then I'll start. Okay, have you done revision? Yes ma'am. आज आपका 2 क्वेश्चन के बाद Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। एक बार फिर फाइनल कर लेते हैं, नोट इट डाउन। आज आपको वर्कशीट नहीं, आज नहीं, कल भेजूंगी वर्कशीट 1 based on height and distance. So tomorrow I will send you at 2 रुको, कल क्या है? फ्राइडे। हाँ ठीक है, कल एग्जैक्टली 2 बजे मैं आपको भेजूंगी वर्कशीट। आपकी लास्ट क्लास कितने बजे होती है? लास्ट मैम 1:30 to 2:10। 1:30 to 2:10। ओके, तो फिर 2:10 3 o'clock चलो भेज दूंगी कल, 3 o'clock के पहले 2:30 तक भेज दूंगी, ठीक है? सायराम मैम। सायराम बेटा 2:30 और आप मुझे सेंड करोगे 3:30 तक, या फिर शाम को भेज दूंगी 7 PM पे। मैम शाम को। आप मैम क्या भेज देंगी? वर्कशीट 1 बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। मैम इसके मार्क्स जोड़ेंगे? यस बेटा, ये कौन पूछा है? यश ने पूछा शायद। यस मैम। मैम यश। बेटा आपका टूल है, ये टूल है आपका, एक वर्कशीट 2 वर्कशीट भेजना। प्रैक्टिस ले रहे हो ऐसा? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, कल फाइनल टूल आपको सेंड करूंगी मैं। मैम तो वो पेपर होगा और हम PDF सॉल्व करके। हाँ, पहले सुनो, पहले पूरा सुन लो फिर बाद में पूछो। सुरुचि सबसे पहले अनम्यूट कर बेटा, सुरुचि वर्मा। यस मैम। ये बताओ बेटा, तुम्हारा जब मूड होता है तुम ज्वाइन कर लेती हो, जब मूड नहीं होता नहीं ज्वाइन करती हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, ये बताओ मुझे। मैम वो तबीयत खराब हो रही थी। अरे बेटा तुम्हारी कब से तबीयत खराब हो रही? मैंने तो कितनी बार तुम्हारे पापा को भी एक बार कॉल किया, वो बोले पता नहीं किसके यहाँ गई, मामा जी नाना जी भगवान जाने कहाँ पे। फिर इसके बाद अच्छा आ गया मैम, मैं उनसे बात करूंगा ये वो, फिर इसके बाद तुम कब से ज्वाइन नहीं कर रही हो? तब से तुम्हारी तबीयत खराब है? बोलो बेटा सुरुचि। यस मैम। तुम्हारी तब से तबीयत खराब है? 1 महीने से? मैम मैंने बीच में अटेंड कर लिया था। नहीं, तुम्हें हुआ क्या ये बताओ पहले। मैम टाइफाइड। तुम्हारा अभी ठीक नहीं हुआ तब से? यस मैम। तुम कोई भी क्लास नहीं अटेंड करती हो? मैं अटेंडेंस चेक करूंगी जाके नीचे ऑफिस में। तुमने कोई क्लास अटेंड नहीं किया, ये बताओ पहले। यस मैम, पर मैंने अभी कर ली है सारी। मैं क्या बोल रही हूँ, तुमने जब जब मैथ्स नहीं किया तो तुमने कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया? यस मैम। रुक मैं चेक करती हूँ, यदि ऐसा हुआ बेटा कि एक तुमने किया बाकी नहीं किया तो अगली मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से। मैंने अगर मैथ्स नहीं किया तो वो भी नहीं की थी। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारा होगा कैसे ये बताओ, तुम कैसे करोगे अपना सब? मैम मैं रिकॉर्डिंग्स देख लेती हूँ। ये बेटा अपने आप से सब कोई पढ़ लेना तो फिर बात ही क्या है।
कुछ चीजें ऐसी होती कि ऑन द स्पॉट डाउट होता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो टीचर से। ये गलत है। अब आज से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है तो तुमने ज्वाइन कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने देखा जब देखो तुम्हारा मूड होता है करती हो, ऐसे मिष्टी बीच बीच में गायब हो जाती है, यशी बीच में गायब हो जाती है। आप लोगों की जो वहां पे ग्रेड भेजना होगा ना, ये इंटरनल ग्रेड जो भेजते हैं, इसमें देखना मैं सबको बी और सी दूंगी। सिंसियरिटी में सी ग्रेड। आज यशी फिर से गायब है, यशी अभी तक नहीं आई, आराम से आएगी 10-15 मिनट के बाद। क्या बोलो सच में। मैम आप वो वर्कशीट के बारे में बता रहे थे। हाँ, वर्कशीट 1 आज आपको मैं सेंड करूंगी, आज नहीं कल सेंड करूंगी 7 बजे। आपको एग्जैक्टली जो है वो वर्कशीट बेस्ड होगी हाइट एंड डिस्टेंस पे। अब आप उसका फ्रंट पेज कैसे बनाओगे मैं आपको बताती हूँ, और उसको आप मैथ्स ग्रुप में जो आपका ग्रुप बना उसमें मत भेजना, मेरी पर्सनल विंडो पे भेजना। और यदि 7 PM पे मैं भेजती हूँ, एग्जैक्टली 40 मिनट्स के बाद मेरे पास आ जाना चाहिए। ये कोई नेटवर्क इश्यू की प्रॉब्लम मत बताना मुझे, सिंपली आपको PDF कन्वर्ट करके उसको पर्सनल विंडो पे सेंड कर देना। एग्जैक्टली 40 क्वेश्चंस का है मैम सुबह 7 बजे की शाम के? थप्पड़ शाम चारों को। मिनट की। मैं तुझे शाम को 7 बजे दूंगी और तू सुबह 7 बजे भेजेगी, पूरा थीसिस लिखेगी बैठ के, PhD कर रही है। नो मैम, मैं पूछ रही हूँ मैम, मैं बोल रही हूँ कि सुबह 7 बजे भेजोगे आप कि शाम के 7 बजे भेजोगे? इतने सिंसियर होते कि सुबह 7 बजे उठ के सॉल्व करने लगो तो मुझे टेंशन ही क्यों होता। मुझे भी पता है सुबह 7 बजे नहीं भेज सकती क्योंकि आप करोगे ही नहीं। मैम हाँ मैम 7 बजे मतलब फिक्स टाइमिंग है? यस बेटा, बिल्कुल फिक्स है। यस। ये टेस्ट के जैसा है, फिक्स है बिल्कुल। 7 मतलब 7 और 7:40 मतलब 7:40। मैम मतलब आप 7 बजे भेज देंगी ना? अच्छा, क्या मतलब होता है बेटा कि 7 बजे भेजूंगी, इसका मतलब अच्छा मतलब आप 7 बजे भेज देंगी? हाँ यही मतलब है, और कुछ नहीं मैम, मैम मैम ये कितने कह रहा हूँ क्वेश्चंस मैं। होंगे? क्वेश्चन इतने होंगे कि आप आराम से हाफ एन आवर में सॉल्व कर लोगे। मैम पर फिर भी हाफ एन आवर में सॉल्व कर लोगे। मैम फ्रंट पेज। हाँ फ्रंट पेज बता रही हूँ, आप हाफ एन आवर में आपको सॉल्व करने का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट्स दे रही हूँ आपको PDF बना के उसको व्हाट्सएप करने के लिए। 10 मिनट्स बहुत होता है, 4 या 5 पेज मैक्सिमम होंगे बस। मैम कितने मार्क्स की होगी? ये होगी आपकी बेटा 10 मार्क्स, तो उसको मैं 5 में कन्वर्ट कर लूंगी। ये हो सकता है मैं 5 मार्क्स क्यों कन्वर्ट करना, ओनली 5 मार्क्स, क्योंकि 2 वर्कशीट देना, कि 5 मार्क्स की होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। हाफ एन आवर मतलब हाफ एन आवर में सॉल्व करना। और यदि 40 के बाद किसी का मार्क्स आपके गए, वर्कशीट 1 गया, क्योंकि टाइम में चेक कर लूंगी, इसलिए पर्सनल विंडो पे भेज मंगा रही हूँ आपको। ये वर्कशीट 1 होगी, नोट करते जाओ बेटा। वर्कशीट 2 जो होगा कल है फ्राइडे, वो मैं आपको भेजूंगी संडे सुबह 9 बजे, ताकि आप सोते ना रहो 11 बजे तक, इसलिए मैम जानबूझ सुबह के। मैम साइंस की क्लास होती है 9:30 बजे। अच्छा संडे को होगी क्या, सर लेंगे? यस मैम, यस मैम। अच्छा, यस मैम। कोई बात नहीं, 9:30 से कब तक? मैम आप 10:30। 11 बजे रख 10:30। लीजिए। अच्छा ठीक है, 11 बजे भेजूंगी मैं। अब ये कोई मतलब मैम हम ब्रेकफास्ट कब करेंगे? ब्रेकफास्ट 9:30 के पहले करेंगे, ठीक? तो एग्जैक्टली मैम 11 उसका क्या है? वो भी वर्कशीट 2, वो चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर संडे है तो आपको 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। वो मिलेगा आपको चैप्टर ट्रायंगल्स एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 6-7, 2 चैप्टर से भेजूंगी मैं, ठीक है? वो भी आपकी 5 मार्क्स की होगी, टाइम हाफ एन आवर, सेम वही है। तो 11 o'clock आपको भेजूंगी, तो आप 11:40 तक मेरे पास सेंड कर देना, तो आपका वर्कशीट खत्म कंप्लीट होगी। वर्कशीट संडे को हमारा एक टूल कंप्लीट हो जाएगा। MCQ आपका होगा वेडनेसडे को, नोट कर लो। वेडनेसडे को डेट एक बार चेक कर लो, क्योंकि साइंस है 9th को, एक दिन में एक ही MCQ हो सकता है, बाकी कुछ भी मैच नहीं करने की। चेक करो जरा, कोई वेडनेसडे को कौन सी डेट है, जल्दी देखो। साइंस है 9th को, मैम 11th। बस ठीक। 11th। तो साइंस आपका 9th को है, तो मैथ्स का हो जाएगा 11th को, ठीक? इसके चैप्टर पूरे हैं 6,
7, 8, 9। अब आपके पास 4 दिन का टाइम है, आराम से बैठ के पढ़ो। ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री एंड मैम टाइम टाइम। मैम ये वेडनेसडे को होगा चालू का? वेडनेसडे जो आपकी क्लास होती है तब होगा एमसीक्यू। अच्छा ओके मैम। मैम है ना? कल की वर्कशीट का सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस है बेटा कल की वर्कशीट का, हाइट एंड मैम डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री कब से का है? ट्रिग्नोमेट्री वर्कशीट में नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू में रहेगा और प्रेजेंटेशन में रहेगा। ओके मैम। ट्रिग्नोमेट्री वर्कशीट में कौन कौन से चैप्टर 6, 7, 8, 9? एमसीक्यू में 6, 7, 8, 9 एमसीक्यू में चारों चैप्टर आएंगे, इसलिए अभी पढ़ना शुरू कर दो। आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 5 डेज है। 5 डेज 4 चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास प्रेजेंटेशन 6, 7, 8, 9 सबका होगा। आज सबसे पहले 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके बाद आज ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ प्रेजेंटेशन। आप किसी को डाउट कोई पर जल्दी से बताओ, है किसी मैम doubt? मैम वो कल front एक्स्ट्रा page- क्लास भी है ना? कल हाँ, बस यदि 9 बजे यहाँ स्कूल में पता नहीं क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रही है। इन केस मैं आपको सुबह इनविटेशन भेजूंगी 9 o'clock, तो 9:10 से स्टार्ट करेंगे। यदि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुई तब तो क्लास होगी, आप बिल्कुल तैयार रहना। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तो फिर प्रे करते हैं भगवान से कि ना हो, अदरवाइज हर फ्राइडे आपकी क्लास लिया करूंगी। मैम वर्कशीट 2 वो कितने मार्क्स की होगी? 5 मार्क्स बेटा, 5 ईच। मैम और वर्कशीट 2 में कौन सा दिन होगा इधर? संडे 11 o'clock 11 AM। ओके मैम। ठीक मैम है, वर्कशीट के लिए वो फ्रंट पेज का बता रही थी कुछ। हाँ वो मैं भी बता रही हूँ, फ्रंट पेज को भी बता रही हूँ आपकी। अच्छा एक सेकंड, और एमसीक्यू गूगल फॉर्म की डेट आप किसी टीचर ने दिया आपको? मैथ्स तो हो गई 11, साइंस 9, और कोई डेट? नो मैम। ठीक है, जो भी डेट होगी आप पहले देख लेना। 9th को नहीं होना चाहिए और 11th को नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आप जो भी टीचर आपकी डेट डिसाइड करेगा आप उनको बता देना कि 2 दिन डेट आप लोग मत लेना, क्योंकि एक दिन में सिर्फ एक ही एमसीक्यू हो सकता है, बाकी तो सब रिपीट हो सकता है, कोई जिसका जब मन हो ले ले। क्लियर? मैम आवाज कट रही है। नो मैम सही आ रही है। ये चारों तुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है, हर बार तू बोलती है। चलो तो ये आपकी प्रॉब्लम मैंने सारा नोट डाउन करा दिया। अब आ जाओ एक्सरसाइज में, उसका फ्रंट पेज आपको बता देती हूँ। फ्रंट पेज, हाँ एक चीज और, जब आप दोगे तो उसके नीचे लिख भी देना बाय, अपना नेम सेंड कर देना, हो सकता है उसका नंबर मेरे पास सेव ना हो। ओके ये भी मैम। ध्यान- पीडीएफ हमारे नाम से कर देंगे ना? हाँ पीडीएफ अपने नाम से कर देना, नीचे नेम भी भेज देना। अदरवाइज कभी कभी पीडीएफ मुझे ओपन करके देखना पड़ेगा किसकी है। यदि लिखी रहोगे बाय तो मुझे तुरंत दिख जाएगा। समझ में आ रहा है जो कह रही हूँ? यस मैम। या फिर पीडीएफ का रीनेम कर देना अपने नेम से, ये भी सही कह रहा है, रीनेम करके दे दो मुझे। सही है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल करेक्ट। रीनेम अपने नेम से कर देना। रीनेम तो आप सबको आता ही होगा, 10th वालों को तो सब आता है सब चीजें। ओके अच्छा 2 क्वेश्चन बताना पहले। अच्छा आपको करा दूं, रुक जाओ। मैम वो वर्कशीट का पेज। वही बता रही हूँ बेटा, सबसे पहले वही बता रही हूँ आपको, वेट करो, रुको। हाँ आप लोग वर्कशीट में क्या करना, सबसे पहले तो यहाँ लिख देना असेसमेंट नंबर 2। ये असेसमेंट 2 मत लिखना, 9, 10 का पीरियोडिक है शायद, पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट में नहीं लिखेंगे इसको, क्या बोलते हैं, रुक जाओ वेट करो। क्या बोला था आप लोगों का? पीरियोडिक नहीं, असेसमेंट 2 ही बोला था शायद, करेक्ट। असेसमेंट 2 कर देना नंबर 1। इसके बाद लिख देना वर्कशीट 1, असेसमेंट नंबर 2 वर्कशीट 1। टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, टॉपिक हो गया। टॉपिक के बाद ईयर लिख देना 2020-21। फिर सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय।
अब किधर का आपकी मर्जी, वैसे जनरली क्या होता है सबमिटेड बाई शायद इधर आता है, सबमिटेड टू इधर आता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सबमिटेड टू मेरा नेम लिख देना, सबमिटेड बाई अपना नाम लिख देना। जब अपना नाम लिखना साथ में क्या लिखना, क्लास भी लिख देना 10th A। बस ये आपका फ्रंट पेज रहेगा, पहले से बना के एडवांस में रख लो। रिपीट कर दीजिए मैम रिपीट असेसमेंट नंबर 2, असेसमेंट नंबर मैम 2। रोल हाँ रोल रोल नंबर नंबर डेट सब वगैरह। वो सब सबमिटेड बाई के साथ सब लिख देना। सब असेसमेंट नंबर 2 वर्कशीट 1 टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस ईयर 2020-21 सबमिटेड टू मेरा नेम लिख देना यहाँ पर, सबमिटेड बाई नेम रोल नंबर क्लास। आगे सुन में मैम ये Yes, वो sir. रूल मैम ये रूलिंग पेपर पे ही होगा या फिर A4 साइज लें इसके लिए? नहीं रूलिंग पेपर पे करना, बस ये है कि पीडीएफ आपकी बिल्कुल सही बनना चाहिए। मान लो किसी की पीडीएफ ऐसे, एक बार चेक कर लेना अपना पीडीएफ, आपने बहुत अच्छा लिखा, कुछ भी पिक अच्छी सही नहीं आई, पीडीएफ अच्छी नहीं बनी, अब मुझे नहीं दिखेगा तो मैं चेक नहीं करूंगी ओपन करके। मैम तो आप उसी में चेक करोगे या प्रिंट आउट लोगे? मैं उसी में नहीं, प्रिंट आउट ले लूंगी मैं तो, प्रिंट आउट स्कूल से नहीं मिलेगा बट मैं अपना ले लूंगी प्रिंट आउट। फिर मैम रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट 15 दिसंबर को आएगा सब मिला के। आपको व्हाट्सएप में लिखा था कि रिजल्ट 15 दिसंबर को मिलेगा। यस आप किसी को मैम। असेसमेंट 2 में यस मैम। तीनों टूल्स क्लियर हो गए सबको? ठीक है चलो अब आ जाओ, लास्ट के 2 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे, ये डिस्कस कर लें और फिर आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखना है दोनों क्वेश्चन। अच्छा सबने ट्राई किया यहाँ तक 14th क्वेश्चन तक? यस मैम। यस मैम। चलो जिसने किया होगा वो कल वर्कशीट भी कर पाएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। वर्कशीट के लिए आपको क्योंकि ½ एन आवर का टाइम मिला है सिर्फ। कुछ क्वेश्चंस में एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे दूंगी सिर्फ आप फिगर ड्रॉ करके छोड़ देना, क्योंकि यदि आपका फिगर करेक्ट बन गया तो मान लो कि क्वेश्चन तो आपको सॉल्व होने के चांसेस 80% रहते हैं, फिगर करेक्ट बनना चाहिए। और यदि आपका फिगर रॉन्ग है यू विल गेट 0 मार्क, आपका फिगर करेक्ट है यू विल गेट 1 मार्क, भले आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है फिगर, तो फिगर हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ फिगर लिख दूं, ड्रॉ ओनली फिगर, तो सिर्फ फिगर ड्रॉ करना, सॉल्व मत कर देना। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। नंबर उतना ही मिलेगा, 1 नंबर ही मिलेगा। हाँ बेटा मैम मैं कल ये पूछ रही थी कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो उसको हमें डायग्राम में दिखाना है कि वो नीचे वाला एंगल ऑल्टरनेटिव इक्वल हो जाएगा, और लिखना भी रहेगा क्या? फिर क्या लिखना होगा कि ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये इक्वल हुआ? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस डायग्राम में दिखाना है। हाँ सिर्फ डायग्राम में दिखाना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस, आप कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं। ठीक है मैम हमें सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहेंगे उनको ही लिखना है और बाकी डायग्राम में। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना मतलब मैम जैसे सॉल्व करते हैं ना, हाँ सॉल्व करेंगे तो हाँ यस इन ट्रायंगल। अच्छा रुको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तभी देखना, चलो इसको स्टेप से समझा देती हूँ। हाँ 15 क्वेश्चन है, देखो a straight highway leads to the foot of a tower, a man is standing at the top of the tower। ध्यान से देखना, a man stand, पहले रफली आपको सामने यहीं पे बनाती हूँ फिगर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलो। a man standing at the top of the tower, ये टावर है, यहाँ पे एरो बना के लिख देना टावर, इसकी नेमिंग कर दिया मैंने ए बी। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर मतलब यहाँ पर मैन, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। कार कहाँ पर है, हाईवे में होगी। ऐसी हाईवे में ही रास्ते में कहीं पे क्या मिलता है, टावर। ये जो हाईवे जा रही है, जैसे सपोज करो आपकी ये ए बी रोड जा रही है सामने, ए बी रोड आगरा बॉम्बे रोड, उसी ए बी रोड में कहीं ना कहीं आपको रास्ते में टावर मिला, उस टावर के टॉप में जो है कौन है, स्ट्रेट मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ टॉप पे है वो, यहाँ से वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। अब सपोज करो यहाँ पर एक कार है, खूब अच्छे से देखना,
तो मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ऑब्जर्वर टॉप पे है और ऑब्जेक्ट उसके डाउनवर्ड नीचे है, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। फिर जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले दोनों को ज्वाइन कर दो, मिल गई लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, गैप बिटवीन हॉरिजेंटल एंड दिस लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितने डिग्री है आपका? 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री। यदि ये 30 डिग्री है तो मैंने आपसे क्या बताया था, डिप्रेशन में दो एंगल्स बनाने हैं। अब जो इसका ऑब्जेक्ट है, जिसको ये ऑब्जर्वर बी जो है ऑब्जर्व कर रहा था, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, ये एंगल भी हो गया 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका होगा? कार 1। इसको लिख देते हैं चलो सी, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कार, ये कार होगा, सी ब्रैकेट में कार लिख दिया। ओके, अब प्रैक्टिकली सोचो, ऑब्जर्वर कहां पर है? बी में। फिर वही, अब ये दिमाग मत लगाना कि मैन स्टैंडिंग, अब यहाँ पर खड़ा होगा तो यहाँ उसके पैर होंगे, जो मैंने आपको समझाया था। देखा जाए तो प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है, यहाँ उसके पैर होंगे, यहाँ उसकी हाइट होगी, तो यहाँ इसका सिर होगा। ये यदि कुछ भी उसकी हाइट नहीं दिया है, आप उसको सब नेग्लेक्ट करोगे, ये मान के चलोगे कि वो यहीं से ऑब्जर्व कर रहा। इज इट क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes. फर्स्ट डे ही बता दिया था, ये सब चीजें नेग्लेक्ट हो गई। समझो उसकी आईज यहाँ बी पर ही है, बस ये मान के चलो, हाइट को उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। अब ये हो गया था। अब आगे देखो, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कौन अप्रोच कर रहा है? कार। यानी सीधी सी बात है, कार यहाँ से टावर की तरफ जा रही, इधर यहाँ से हाईवे है पूरा, ये मान लो ए बी रोड जा रही है, कार इधर से आई, इधर से आई, यहाँ से कार आ रही है, आते 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 जैसी यहाँ पे पहुंची, इस ऑब्जर्वर ने कार को देखा, कितने डिग्री एंगल से देखा? 30 डिग्री। सब कार रुक नहीं रही है, कार चलती जा रही है, आगे जा रही है। फिर क्वेश्चन में देखो, विच इज अप्रोचिंग, ये कार किधर को जा रही है? टावर के फुट की तरफ। टावर का फुट क्या है? ए, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब कार की स्पीड भी यूनिफॉर्म है, एक ही स्पीड से कार चल रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज चली फिर धीरे चली, स्पीड इसकी यूनिफॉर्म, एक जैसी स्पीड है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, अब कार 6 सेकंड के बाद थोड़ा आगे जाएगी, मान लो पहुंच गई सी डैश में। ये है फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ कार, यहाँ लिख देना फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ कार। ये हो गई सेकंड पोजीशन ऑफ अ कार, सी डैश में पहुंच गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ऑब्जर्वर यहीं पर है, यहीं से वो कार को देख रहा है, पहले उसने कार को यहाँ देखा, फिर कार को उसने यहाँ देखा, यानी 6 सेकंड के बाद कार सी से सी डैश में पहुंच गई। अब कितने डिग्री के एंगल से देखा? उसने 60 डिग्री। फिर वही इसको ज्वाइन किया, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लाइन सेम रहेगा, दोनों के बीच का गैप, ये वाला गैप, ये हो गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट सी डैश था, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी कार सी से सी डैश में आ गई, अब सी डैश फिर आगे जाते जाते ए के पास भी पहुंचेगी, उसके फुट के पास पहुंचेगी। अब क्वेश्चन में पूछे कि सी से सी डैश जाने में उसको 6 सेकंड्स लगे, तो सी डैश से ए तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? ये था क्वेश्चन। अब किसी को क्वेश्चन या फिगर में डाउट हो तो पहले पूछो जल्दी। नो मैम। फिगर सबको क्लियर हो गया? फिगर क्लियर है? यस मैम। चलो अब इस फिगर को मैं अलग से फिर एक बार शॉर्ट में बना लेती हूँ। ये था हमारा ये था हमारा टावर, टावर की नेमिंग मैंने दे दिया ए बी, यहाँ लिख दिया टावर। फिर यहाँ पर है हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। मैंने ये पहले बनाया, गलत बनाया है, पहले इस कार को देखा, यदि प्रैक्टिकली समझोगे तो। अभी तो बेटा यहाँ से उसने फर्स्ट कार को देखा, ये ज्वाइन हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया बीच का गैप, दिस इज 30 डिग्री। ये सी है फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ कार, यहाँ लिख देना। फिर इसके बाद ये सी पास में लिखना था, फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ कार, सी डैश सेकंड पोजीशन ऑफ अ कार। ठीक है, अब यहाँ से उसने सी डैश को देखा, वही कार एक ही है, ये दो अलग अलग कार नहीं है, सेम कार है जो यहाँ से आ रही है, इस साइड को मूव कर रही है। यहाँ से उसने जब इस कार को यहाँ पे देखा, सेम कार को, लेकिन उसकी डिस्टेंस चेंज हो गई, तो ये बन गया 60 डिग्री।
और ये बन गया 60 डिग्री। एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली और समझा दूं, ध्यान से देखना। जैसी जैसी ये 90 डिग्री, ध्यान से देखना, जैसे ये बेस का पॉइंट इस साइड को अप्रोच करेगा तो 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करा, ध्यान से देखना, 30 60 यहाँ होता तो 70, फिर 80 85 80 करते करते 90 डिग्री आ जाएगा। तो यदि आपका फिगर ऐसा है, को बच्चे समझ रहे जो समझा रहे, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पे सेम पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम है, दूसरा एंगल बन रहा है, यहाँ पे तीसरा एंगल बन, इस ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, ध्यान रखना। तो ये मान लो 30 है तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60, ये 70, ये क्यों, जैसे जैसे इस साइड मूव करेगा एंगल इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. जब कभी ऐसा फिगर हो कि यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हो और यहाँ पे सिंगल पॉइंट हो, तो ध्यान रखना कि जब 90 की तरफ वाला जो जितना पास होगा उतना ही ग्रेटर होगा, और यदि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो ये पॉइंट यदि आप लिख दो 35 डिग्री, करेक्ट है 35? नो मैम। 30 से लेस होगा, ये एंगल 30 से लेस 20 डिग्री हो सकता है, और पीछे जाएगा तो 10 डिग्री। तो कुल मिला के जैसे जैसे पीछे जाएगा कम होगा, जैसे आगे जाएगा तो बढ़ेगा। दूसरा फिगर आपको जब आर डी शर्मा करोगे, आर डी शर्मा सबको करना है एक्सेप्ट 5-6 स्टूडेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बाकी आर डी करोगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें तो बहुत लिमिटेड है। खैर अब यहाँ देखो, अब इन केस आपका फिगर ऐसा बना, ये पॉइंट सेम है, अभी मैंने वर्टिकल वाला पॉइंट सेम लिया था और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में डिफरेंट पॉइंट्स लिए थे। अब मैं यहाँ पे सेम पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स ले रही हूँ अलग अलग, एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना, तीसरा एंगल ये बना। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, देख के समझ में आ रहा है, ये जो जी सबसे ग्रेटर होगा क्योंकि इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये है तो इससे छोटा होगा, इसके अंदर ये है तो इस सबसे छोटा होगा, ये 30, ये 45, ये 60, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से होगा और यहाँ पे इस तरह से होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोल पहले। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब आप इस क्वेश्चन को देखो। अब जो आर डी शर्मा में सॉल्व किया है उसमें उन्होंने स्पीड, डिस्टेंस, इन सब का फॉर्मूला लेके सॉल्व किया। रॉन्ग नहीं है, 100% करेक्ट है, बट लेंदी है। अब मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया है वो देखो क्या किया मैंने। अब आपसे क्या पूछा, प्रैक्टिकली सोचो, C और C डैश, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स। क्वेश्चन में दिया है, लगा 6 सेकेंड्स। यानी सपोज करो सुबह 8 बजे कार यहाँ पे थी, जैसे 8:06 हो जाएंगे तो कार यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। थोड़ा आगे तो बढ़ेगी ना, रुकी तो नहीं है, कार तो चल रही है, चलेगी तो उसकी पोजीशन और आगे थोड़ा टाइम हो जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगी, और थोड़ा टाइम हो जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि कार मूव कर रही है। तो 6 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ आ गई। आपको बताना है कि कितने सेकेंड या कितने मिनट या कितने टाइम में वो ए पोजीशन पर पहुंचेगी, यानी टावर के फुट के पास पहुंचेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें और कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं। अच्छा, यदि मैंने यहाँ लिख दिया 6 सेकेंड्स तो क्या करेक्ट लिखा है? क्या जल्दी बताओ, इज इट करेक्ट? नो मैम। No, ma'am. 6 सेकेंड्स क्या है? टाइम। 6 सेकेंड्स क्या है? टाइम। और CC डैश क्या है? डिस्टेंस। Distance. तो यदि हम 6 सेकेंड लिखते हैं तो डिस्टेंस नहीं है, यहाँ हम सिर्फ डिस्टेंस लिख सकते हैं, तो गलती से 6 सेकेंड मत लिख देना। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिया, मैंने डिस्टेंस को मान लिया x यूनिट, ये x मान लिया कि CC डैश x यूनिट है और C डैश ये है y यूनिट, और AB मैंने टावर की हाइट जो कि इसको मैंने h मान लिया। तो यहाँ लिख देना, सोल्यूशन जब लिखना तो लिख देना C, ये तो यही लिखा रहेगा C फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। फिर सोल्यूशन जब स्टार्ट करना तो लिख देना लेट C डैश x यूनिट्स, C डैश A y यूनिट्स एंड AB इक्वल्स टू h। इतना क्लियर हो गया? अब टावर है तो नो डाउट मीटर नहीं होगा। अब चूंकि मैंने इसको यूनिट लिया तो इसको भी आप h यूनिट ले सकते हो। समझ आ गया मैंने मीटर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? क्लियर हुआ ये? यस मैम। मैंने कोई यूनिट नहीं दिया तो इसलिए मैंने उसको यूनिट्स मान लिया। अब आप देख लो ध्यान से, अब आप सबसे पहले क्लियर दिख रहा है, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आपको ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल भी हो, साथ में एक 60 डिग्री भी हो। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABC डैश। इसमें क्या अप्लाई करेंगे? 10-60 डिग्री। आप डिटेल में लिखोगे इन ट्रायंगल ABC डैश 10-60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AC डैश, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ H अपॉन Y, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया
h अपॉन y, 1060 हो गया √3 h अपॉन y। तो दिस इम्प्लाइज h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगा √3y। ये चलो देखते हैं किसकी जरूरत है, फिलहाल तो h ही लिख देते हैं। चलो h इक्वल्स टू √3y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया सबको फर्स्ट इक्वेशन? यस मैम। यस मैम। दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें 30 डिग्री भी आ रहा है और 90 डिग्री भी आ रहा है, तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। आप सोचो कि हम ले लेते हैं BCC', नहीं ले सकते BCC', क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं है कहीं पर। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन, पूरी फुल साइड लेनी पड़ेगी AC में क्या क्या आ रहा है, x और y, अपॉन में आ जाएगा x प्लस y। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This implies 1 upon √3 h upon x plus y. This implies x plus y equals to √3h। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपको इसमें क्या अप्लाई, अच्छा हमें हाइट के बारे में कुछ निकालने को पूछा है क्या, कि हमें हाइट भी निकालनी है? कुछ दिया है क्या कि हाइट निकालनी? नहीं निकालनी। नो मैम। अब आपको क्वेश्चन में h की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना ये जो ट्रिक समझा रहे हैं, h की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं पूछा। तो हाइट को हमें डिलीट करना है। अब आपको जिस चीज को डिलीट करना हो, ध्यान से देखना, उसकी वैल्यू एक से उठा के दूसरे में पुट कर दो। जैसे मान लो h की वैल्यू है √3y, हमें h को हटाना है, तो h को हटाने के लिए ये जो h की वैल्यू, इस h को यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे h पुट करेंगे तो h क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास दो ट्रिक है, एक तो ये है कि एक इक्वेशन में से जिस चीज को डिलीट करना है उसकी वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। दूसरा ट्रिक ये है, हमने h इक्वल्स टू निकाला, यहाँ भी h इक्वल्स टू निकाल लो और दोनों h को आपस में इक्वेट कर दो, तो भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट है कि यहाँ से h की वैल्यू लो या यहाँ पे पुट कर दो। तो आप क्या नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन या पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, 1 की वैल्यू 2 में पुट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू √3 इंटू h की वैल्यू कितनी है चेक करो, h है √3y, तो h की जगह, इस h की जगह यहाँ पुट कर देंगे √3y। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई √3 3y। दिस इम्प्लाइज इस y को उधर ले जाओ क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स बन जाएंगे, x इक्वल्स टू 3y माइनस वाई, x इक्वल्स टू 2y, तो x की वैल्यू आ गई 2y। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब आप इसका यहाँ प्रैक्टिकली देखो, या इसका मतलब जो x है, ये डिस्टेंस 2y के इक्वल है। इसका मतलब y किसके इक्वल है, y इक्वल्स टू x अपॉन 2 है, x अपॉन 2, यस मैम। 2 अपॉन में ले आ गई। अब आप इसको प्रैक्टिकली सोचो पहले, y फिगर में देखा जाए तो फिगर थोड़ा गड़बड़ बना, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ बना। ये y जो है x अपॉन 2, इसका मतलब जो y डिस्टेंस है ये इसकी हाफ है। मान लो x की वैल्यू है 10 किलोमीटर, यदि x 6 सेकंड में 10 किलोमीटर तो नहीं जाएगी, चलो ज्यादा ही हो गया। मान लो 2 किलोमीटर है, बहुत फास्ट चलो, 2 किलोमीटर x की वैल्यू, तो y कितना होगा मैम? वो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया जो x अपॉन 2 कर देंगे तो y मिल जाएगा, यानी x की डिस्टेंस है जो उसको हाफ कर देंगे तो y की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मान लो x है 2 किलोमीटर, तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, तो y हो जाएगा हाफ। मान लो x है 4 किलोमीटर, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। समझ, प्रैक्टिकली समझ आ रहे सबको? यस मैम। तो इसलिए आपको ये समझना कि जब आप ये वाला फिगर बनाना तो थोड़ा ज्यादा ही रफली है, तो आपका फिगर में ये करेक्शन कर लेना, C' को यहाँ कहीं रखना, थोड़ा डबल यहाँ C' को रखना, यानी ये वाली जो लाइन है, देखो मैं थोड़ा सा रफली इसको, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। एक मैंने ये बनाया यहाँ पे 30 डिग्री, दूसरा पॉइंट यहाँ लेना, ये लेना
ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब आपको देख के लग रहा है, देखो ये डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस की क्या है, हाफ। अब लग रहा है हाफ। समझ में आ रहा है क्या करेक्शन किया, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ। तो ये 30 और ये 60, यानी ये डिस्टेंस सी डैश की हाफ है। सी डैश यहाँ पर आ जाएगा। अब आप अपने आप अब आंसर आपको मिल गया। देखो इतना कवर करने में कितना टाइम लगा, सी डैश को कवर करने में कितना टाइम, 6 सेकंड। और स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड आगे पीछे नहीं हो रही। तब आप सोच के देखो, यदि इसको कवर करने में 6 सेकंड लगा तो इससे हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। हाफ का टाइम 3 सेकंड। इसका मतलब ये टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड। लेकिन अब आप इसको सॉल्व करके भी दिखाओगे, तो सॉल्व कैसे करोगे, लास्ट स्टेप देख लो। अब आप लिखोगे टाइम टेकन, यहां लिखोगे टाइम टेकन बाय कार टू कवर x unit distance. Time taken by a car to cover distance x unit equals to 6 seconds. x unit ये x है, यहां से यहां तक x है, तो x ये है, तो x को कवर करने में 6 सेकंड लगा। तो 1 यूनिट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 6 अपॉन x। याद है यूनिटरी मेथड, कॉस्ट ऑफ केजी ऑफ एप्पल इज दिस, देन व्हाट, तो वही पहले 1 का निकालते हैं। Therefore, time taken by car to cover y units. Y unit कवर करने में कितना लगेगा, 6 अपॉन x इंटू वाई। जब 1 का निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, जब उससे ज्यादा का निकालते हैं तो इंटू कर देते हैं। तो 6 अपॉन x इंटू वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दो। y कितना है, y ये है x अपॉन 2। तो जब यहाँ पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 6 अपॉन x इंटू x अपॉन 2। x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 3 सेकेंड्स। क्लियर हो गया सबको मैम? हाँ मैम बस ये बता दीजिए मैम, जो हम लोग मैम ये जो लास्ट में हम लोग जो स्टेप करेंगे जिसमें हम लोग को बताना है कि वो हाफ है, तो मैम उसमें लिखेंगे कैसे? ये मैं बोलती तो जा रही हूँ। देखो यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने कैसे निकाली है ये, y इक्वल्स टू x अपॉन 2 आ गया। ये तो आ गया। अब आप क्या स्टार्ट करोगे, आपको एक चीज पता है, क्या मालूम है कि सी डैश यानी x, हमने इसको x माना था, x को कवर करने में कार को कितना टाइम लगा था मैम 6 सेकंड। कितना टाइम, यही मैंने यहाँ लिखा, टाइम पूरा लिख लेना, सेंटेंस लिखेंगे ना, टाइम टेकन बाय अ कार to cover distance x units equals to 6 सेकेंड। ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, समझ में आ गया यहाँ क्या लिखना है। यस मैम। Therefore, time taken by it to cover 1 unit equals to 6 upon x seconds. Therefore, time taken by it to cover y units equals to 6 upon x। जब भी 1 का निकालते हैं तो लेफ्ट साइड वाला इधर डिवाइड हो जाता है, और जब 1 से ज्यादा का निकालते हैं तो फिर इंटू हो जाता है। ये रूल ही होता है यूनिटरी मेथड का। तो इंटू वाई, अब x और y तो कैंसिल होंगे नहीं, बट हमने y की वैल्यू किसके इक्वल निकाल लिया था, x अपॉन 2। इन प्लेस ऑफ y वी कैन पुट x अपॉन 2, x x कैंसिल, 6 अपॉन 2 कैंसिल, 3 सेकंड्स, आंसर आ गया। सिंपल, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, ये सबसे सिंपल मेथड ये। चलो नाउ कम टू 16th क्वेश्चन। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points, ध्यान से देखना किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ द टावर। कहां से, फ्रॉम, मैंने बताया था फ्रॉम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम क्या है, 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कहने का मतलब रफ फिगर देखा जाए तो टावर है, ये इसका टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो ऑब्जर्वर होगा वो इससे कहीं नीचे होगा। अब ऑब्जर्वर का लिखा है, फ्रॉम के बाद जो लिखा हो तो वो ऑब्जर्वर के बारे में लिखा होता है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, बेस से कहां पर, ध्यान से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन।
रुको मैं यहाँ पे बता दूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। डेट आप बुक देखते जाना क्वेश्चन अपना। एक है टावर, ये इसका टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट लेना, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। दोनों पॉइंट्स की लोकेशन उसमें क्लियर है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ये टावर का बेस है, इस बेस से 1.4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और इस बेस से दूसरा पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। 9 मीटर कहने का मतलब ये ए बी यदि टावर है, सी है एक पॉइंट, डी है दूसरा पॉइंट, तो ए सी 4 मीटर और ए डी 9 मीटर। इन दोनों पॉइंट से इसके टॉप को ऑब्जर्व करना। जब डी से ऑब्जर्व करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी, बीच का गैप। सी से करेंगे सी बी लाइन ऑफ साइट, सी ए हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच का गैप। अब आपको 2 एंगल लेना है। दोनों एंगल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन में दिया है विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों एंगल्स का मेजरमेंट नहीं गिवन है, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दोस 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी वो दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री तो आप अपने मन से 30 60 या 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री जानते हो ना सब लोग। सम ऑफ 2 एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। हाँ, दोनों का सम। तो आप अपने मन से 30 60 मत ले लेना कि कुछ भी ले लिया, 90 सम आना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितने डिग्री का एंगल है। उस केस में हम क्या करेंगे, एक एंगल को ले लो थीटा, आपकी मर्जी, इसको थीटा लो, इसको थीटा लो, और दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप इसको थीटा लोगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, आपकी मर्जी, इसको चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक थीटा, दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब हमें प्रूफ करना है ये एच की वैल्यू 6 आना चाहिए, बस। अब कुछ नहीं, एक ट्रायंगल ये लेंगे ए बी सी, टेन थीटा अप्लाई करेंगे, एच अपॉन 4, एच कितना हो जाए, सॉरी हाँ 10, बस इतना, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर एक ये वाला ट्रायंगल लो ए बी डी, इसमें हो गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ब्रैकेट जरूर लगाना, ये ब्रैकेट, ये किसके इक्वल हो गया, एच अपोजिट साइड। हम लेफ्ट वाले एंगल को थीटा और इधर वाले को 90 माइनस थीटा भी लिख सकते थे क्या? हाँ बिल्कुल, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, आपकी मर्जी, किसी को भी ले लो, आंसर आ जाएगा दोनों से, ठीक है। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा ये वाला एंगल हो गया। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस एडी है और एडी की लेंथ कितनी है 9, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था 10 का कॉम्प्लीमेंट कॉट, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा एच अपॉन 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 90 माइनस थीटा थीटा थोड़ी होगा। यस बेटा, 90 माइनस थीटा थीटा थोड़ी होगा। अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा, 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉट। कॉट। लेकिन 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो जो एंगल आएगा वो कॉट एंगल होगा ना, कॉट थीटा थोड़ी लिख पाएंगे। कॉट थीटा होगा बेटा, रुक जा बताती हूँ, सुन। अब सपोज करो मैंने थीटा की वैल्यू ले ली 30 डिग्री, ध्यान से देखना, थीटा 30 डिग्री है, तो 10 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, 10 60 √3। यस मैम। अब मैंने क्या बताया, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस 30, थीटा की वैल्यू कॉट 30 भी होता है √3, दोनों इक्वल है। आ गया, क्लियर? हाँ, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 10 थीटा एच अपॉन 4 कॉट थीटा एच अपॉन 9। अब हम फर्स्ट से सेकंड में पुट करना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, या तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कॉट इंटू 10 क्या होता है, 10 इंटू कॉट 1, पता है सबको। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। 10 थीटा यदि h अपॉन 4 है तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, 4 अपॉन h के। करेक्ट, करेक्ट। यस मैम। क्योंकि 10 थीटा है, 10 थीटा अपॉन 1, लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल लो, 1 अपॉन 10 थीटा। अब 1 अपॉन 10 थीटा कैन बी रिटन एज कॉट थीटा।
तो लेफ्ट का रेसिप्रोकल तो राइट का भी रेसिप्रोकल 4/h, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इस लेफ्ट साइड फर्स्ट इक्वेशन से कॉट थीटा की 4/h यहाँ पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, इस कॉट थीटा की जगह 4/h पुट करेंगे, तो 4/h इक्वल्स टू h/9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h स्क्वायर 36, h इक्वल्स टू रूट हो जाएगा 6 मीटर, आंसर आ गया। क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम ठीक एक बार वो रेसिप्रोकल वाला फिर से बता दीजिए। अच्छा रुक जाओ, हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, एक आई थी tan थीटा इक्वल्स टू h/4 इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन आई cot थीटा इक्वल्स टू, रुक जाओ, cot थीटा h/9, दूसरी आई cot थीटा h/9 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना, क्योंकि हमें फाइनली h की वैल्यू चाहिए, h चाहिए, इसका मतलब h को कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, थीटा थीटा कैंसिल कर देंगे। सो देयर आर 2 मेथड्स, फर्स्ट मेथड यू मल्टीप्लाई LHS LHS RHS RHS, तो एक तो मेथड दोनों बता देती हूँ, चलो मेथड फर्स्ट मेथड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू कर रही हूँ मैं, राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो h/4 h/9, tan थीटा cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा h स्क्वायर अपॉन 36, tan कैंसिल, 1 इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 36, h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, h इक्वल्स टू 6 मीटर, ये रूट हो जाएगा। तो रूट का तो वैसे आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, बल्कि एक सेकंड पूरा ही सॉल्व कर लेना, रुक जाओ वेट, इसको मैम हाइट माइनस पे कैसे हो सकती है? वही आप लिखना h हाइट माइनस करनी होगी तो फिर वो उसमें हो जाएगी। h इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 ब्रैकेट में लेकिन नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर h इक्वल्स टू 6 मीटर। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। दूसरा मेथड, अब tan थीटा यदि h/4 है, tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा अपॉन 1, अब लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो दिस इंप्लाइज 1/tan थीटा, लेफ्ट का रेसिप्रोकल तो राइट का भी रेसिप्रोकल, 1/tan क्या होता है cot थीटा 4/h। अब इसको इक्वेशन 1 देना, इसको इक्वेशन 1 मत देना। अब फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में cot थीटा 4/h है, इस cot थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जब सेकंड में पुट करेंगे तो इस cot थीटा की जगह 4/h h/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहीं पहुंच जाएंगे। आगे समझ में? यस मैम आ गया। चलो ठीक है, चलो आज आप लोग लकी हो, आपका टाइम हो गया तो प्रेजेंटेशन कैंसिल, बट अब न्यू चैप्टर नहीं कराऊंगी जब तक कि कम से कम 50% बच्चों का प्रेजेंटेशन नहीं हो जाए, करेक्ट? तो कुल मिला के सैटरडे से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, जब कम से कम 15 बच्चों का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, क्योंकि हमारे टोटल 9 अभी चैप्टर 9 का ही होगा ना सैटरडे को, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। देखो ध्यान से सुनो, जैसे कल आपकी क्लास लूंगी मैं एक्स्ट्रा क्लास फ्राइडे, तो एक्स्ट्रा क्लास में आपका प्रेजेंटेशन ही चलेगा। अब कल जो प्रेजेंटेशन होगा, कल वो ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, कल इन्हीं दोनों का लूंगी। और इसके बाद जब ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे से किसी भी चैप्टर का हो सकता है, जितने चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं आपके? 6, 7, 8, 9, तो ट्यूसडे से 6, 7, 8, 9 किसी भी चैप्टर का हो सकता है, क्योंकि आपको 3-4 दिन का टाइम मिल रहा है रिवाइज कर लेते। सैटरडे को भी है क्लास? अच्छा हाँ, आपके तो सैटरडे भी है, यस 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 यस, बहुत अच्छी। तो फिर एक काम करती हूँ, चलो 2 दिन अभी मैं आपको यही दे देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, फ्राइडे सैटरडे, और ट्यूसडे के बाद 6, 7, 8, 9 सबका, किसी से किसी कभी पूछ सकती हूँ। अब कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दो, थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना, सबसे टिपिकल है आपके लिए क्लास प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।